उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मेटल की रेजिस्टिविटी काफी लो होती है। तो ये हमारा एमसीक्यू है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? मेटल की रेजिस्टिविटी की रेंज होती है 10⁻⁸ ओहम मीटर से लेके 10⁻⁶ ओहम मीटर। तो मेटल का रेजिस्टिविटी लो होता है और उसका रेंज कितना है? 10⁻⁸ ओहम मीटर टू 10⁻�6 ओहम मीटर। ये आपको याद ही रख लेना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। अब उन्होंने और कुछ बताया है, कुछ इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के नाम है सिरेमिक, जिससे फर्श बनता है, रबर, प्लास्टिक, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर है किससे? मेटल से, या फिर उनसे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आपका सेकेंड वाला पॉइंट है। ये हमारा सेकेंड एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू ये है, सेकेंड वाला एमसीक्यू ये है। बस यही दो एमसीक्यू हमें इस टॉपिक से समझने हैं, बाकी आपको इस टॉपिक का कुछ भी आगे का लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? मेटल का रेजिस्टिविटी का रेंज कितना होता है और ऐसे कौन से इंसुलेटर से जिनका रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे? मेटल से। आपको नाम याद रखने। तो दो एमसीक्यूज आपको टिक कर लेना है, आप उसको टिक कर लेना। अगला टॉपिक है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल्स। इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं या फिर आपको थ्योरी में भी आ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी बोर्ड में। इसके ऊपर आपके बुक में जो क्वेश्चंस है वही आते हैं। हो सकता है कि बुक के बाहर के आए, वैल्यू चेंज करके, बाकी तो पैटर्न तो सेम ही रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला है कि 11 में आपने एक रिलेशन पढ़ा था। अगर आपके पास कोई एक मेटल है तो इस मेटल का कुछ लेंथ है, मेटेलिक रॉड है, उसका कुछ लेंथ है L। अगर आप इसको, पहले इसका टेम्परेचर क्या था? T0 था। कितना टेम्परेचर था इसका? T0। अब आप इसको हीट करो तो इसके लेंथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपको पता है लीनियर एक्सपांशन आपने पढ़ा था ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, उसमें आपने पढ़ा था इसको। याद आ रहा है आपको? तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा L इतना चेंज हुआ। तो डेल्टा L को हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इनिशियल बोले तो देखो ये इनिशियल था इतना, तो फाइनल कितना है? इतना। बात समझ में ना? इनिशियल इतना है, फाइनल कितना हुआ? इतना। तो आपको क्या पता चल जाएगा? चेंज पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कब हुआ? टेम्परेचर बदला तभी तो हुआ। मतलब टेम्परेचर हमने T किया, पहले टेम्परेचर कितना था? T0 था। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तभी तो ऐसा हुआ। टेम्परेचर बदलने के कारण तो ऐसा हुआ। टेम्परेचर नहीं बदलता तो क्या लेंथ चेंज हो जाता? नहीं हो जाता। अब हमें पता है कि जो मेटल्स है उनके पास, मेटल्स का यूज हम किसके लिए करते हैं? कंडक्टर के लिए करते हैं। और कंडक्टर के पास अगर हम इसको सर्किट में ज्वाइन करें तो उसका एक खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, हमारे बुक में जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया है? एक सिंपल तरीका है, डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L इनिशियल। पता है ना आपको? इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पहले लेंथ कितना था उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा L किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शुरुआत में कितना लेंथ था और टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा L प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना चाहिए इक्वल। हमने कांस्टेंट लिया अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन है। ओके, तो यहाँ पे Li आ जाएगा डेल्टा T। इतना आया समझ में? अभी हमने ये पढ़ा था R प्रोपोर्शनल टू L, पढ़ा था ना हमने इस वाले लेसन में। तो हमने यही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ कम करोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L? ये भी हो सकता है। फिर तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम K बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? अगर मैं कांस्टेंट का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो डेल्टा R किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा L के बराबर। तो मुझे जहाँ पे डेल्टा L दिख रहा है वहां पे मुझे डेल्टा R प्लेस कर देना है। तो डेल्टा R विच इज इक्वल टू अल्फा, और जहां पे L है वहां पे क्या प्लेस कर देना है? R, क्योंकि हम यहाँ पे भी रिलेशन लिख सकते हैं। R, इसको हटा दो, एक कांस्टेंट लेंगे हम, इधर आएगा L। K का वैल्यू कितना लो? 1। तो R किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R इनिशियल डेल्टा T।
तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर, साथ साथ में टेम्परेचर चेंज के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें, इफ R इज इक्वल टू रो L बाय A, L का वैल्यू हमने 1 दिया, A का वैल्यू भी हमने 1 दिया, तो R किसके बराबर होता है? रो के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा रो विच इज इक्वल टू अल्फा रो इनिशियल डेल्टा टी, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रो चेंज इन रेजिस्टिविटी, फाइनल रेजिस्टिविटी रो है, इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट है। आई बात समझ में? फाइनल कितना था? रो, इनिशियल कितना था? रो नॉट। ओके, इधर अल्फा आएगा, इनिशियल को हमने रो नॉट बोला है, फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या था? जो भी है आपको पता है, फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या था? टी था, इनिशियल क्या था? टी नॉट था, ये तो आपको पता है, डेल्टा टी ऐसे होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ डेल्टा टी रखना है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो विच इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, तो ये हो जाएगा रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। इधर से क्या कॉमन आएगा? रो नॉट, तो अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही हमारे बुक में रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन कहाँ से आया? आई थिंक मेरे को आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे यही रिलेशन दिया है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? टी माइनस टी नॉट। ओके, तो ये रिलेशन कहाँ से पता चल गया आपको? ये रिलेशन हमने जो पीछे पढ़ा था उससे हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते। तो अभी हमें क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलोगे ना आप, तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा और साथ साथ में रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो दो चीजें हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टिविटी दिया है, तो कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी बदलेगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो रिलेशन क्या है पता चल गया आपको? रिलेशन यह है, इसको सिंपल तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा रो विच इज इक्वल टू अल्फा रो इनिशियल, मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी डेल्टा टी। इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए बात समझ में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे व्हाट इज, अब देखो ये डेल्टा रो क्या है? तो डेल्टा रो है हमारे पास फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। डेल्टा टी क्या है आपके पास? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये वाले टर्म्स हमें यहाँ पे याद रखने। व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा का यहाँ पे एक नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि हम रेजिस्टिविटी की बात करें यहाँ पे। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसका नाम क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और याद रखना, मेटल्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये बोर्ड में 2 टाइम्स एमसीक्यूज में आया हुआ है। मेटल्स के लिए अल्फा बोले तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर के लिए 0 होता है और सेमीकंडक्टर के लिए माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी का हमारे पास यूनिट भी आएगा। फिर अल्फा का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा का यूनिट होता है पर केल्विन। अल्फा का यूनिट क्या है? तो इसका डायमेंशंस क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन से m0 l0 t0 k-1 और k-1, k फॉर केल्विन। ओके, आपको याद रखना है। तो अल्फा का क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है? अल्फा का ऐसा यूनिट आपको आ सकता है, साथ साथ में आपको अल्फा का डायमेंशंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्फा के ऊपर क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था ये टॉपिक आपका एक तो न्यूमेरिकल्स या फिर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर के लिए 0 होता है और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब ध्यान से देखना, ये अल्फा पॉजिटिव क्यों होगा मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव क्यों होगा, वो हमें यहाँ पे ग्राफ से समझ में आएगा। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है। मेटल के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है, इसीलिए अल्फा पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी कम होते जा रही है, इसीलिए अल्फा क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव होने का भी एक लॉजिक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ग्राफ देखो, ग्राफ में आपको पता चल रहा है कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है।
इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो हमें देखना है। यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेमीकंडक्टर को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, कंडक्टर की तरफ। तो कौन से टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, 0 केल्विन पे। याद रहेगा आपको, 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 0 केल्विन से ज्यादा कर दो तो सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करता है, आपको याद रखना है। अब हम इन ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है, मतलब इस पूरे टॉपिक में हमें 2 सेक्शन है। रिलेशन देखा हमने रिलेशन देखा डेल्टा आर का और डेल्टा रो का। ये रिलेशंस हमें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है अभी, तो देखो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें देखना है। तो देखो ये ग्राफ है किसका, मेटल्स का। तो हमें समझना है यहाँ पे मेटल के केस में क्या होता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, resistivity which is equal to 1 by conductivity, reciprocal of conductivity which is given by m divide n e square tau। कहाँ से आया, डेरिवेशन किया है हमने, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला का हम डेरिवेशन किए हैं, घर से तो लाया नहीं उसको, ये तो पता है आपको कहाँ से लाया है। ओके, इसको ध्यान से देखो, फॉर्मूला दिखा आपने, अब इसको ध्यान से पढ़ो। इन मेटल्स n इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। मेटल के केस में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे ना तो कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर नहीं बढ़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मेटल में। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, मेटल में नंबर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। बट एक चीज होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो कोलाइड करेंगे। अगर वो कोलाइड करेंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, तो इस फॉर्मूला से पता चल रहा है अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में। एक बार ध्यान से देख लो, मेटल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो भी। आई बात समझ में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अगर टाउ कम हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ग्राफ कैसे आएगा, इसीलिए ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ देखो मेटल्स का। मेटल के केस में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। आई बात समझ में। इंक्रीज की हो रही, पता चल गया आपको, क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ओके, और एक चीज ध्यान से देखना, सिर्फ क्या यही ऑब्जर्वेशन है, ये वाला ऑब्जर्वेशन नहीं है, और एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे देखो, लोअर टेम्परेचर पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लोअर टेम्परेचर पे ग्राफ क्या होता है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा अरेंज नहीं किया है एनसीईआरटी ने, बट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखा है। देखो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, द ग्राफ ऑफ रो सफिक्स टी प्लॉटेड अगेंस्ट टी वुड बी द स्ट्रेट लाइन एट द टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला है लोअर टेम्परेचर पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो हायर टेम्परेचर पे ये ग्राफ क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। आई बात समझ में। मेटल के केस में याद रहेगा आपको, मेटल के केस में लोअर टेम्परेचर है तो लोअर टेम्परेचर में रिलैक्सेशन टाइम कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड नहीं करेंगे। अगर वो ज्यादा कोलाइड नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड नहीं करेगा तो क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आई बात समझ में। इसीलिए लोअर टेम्परेचर पे ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इतना समझ में आ गया। इसका मतलब इस वाले ग्राफ में हमें कितने कंक्लूजन बताने हैं, 2। एक, अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ इंक्रीज होगा, सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन ऐसा है, रो इंक्रीज होगा अगर आपने टी इंक्रीज किया तो। अब ये कैसे इंक्रीज होगा, टाउ को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ओके, अब दूसरा जो ग्राफ्स है वो है हमारे लिए एलॉय के लिए। तो यहाँ पे एलॉय बहुत सारे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नाम दिया है उस एलॉय का, निक्रोम। निक्रोम,
तो निक्रोम जो है वो एलॉय है, किसका है? निकल का है, क्रोमियम का है और आयरन का है। आई बात समझ में? निकल, आयरन एंड क्रोमियम, इसका ये एलॉय है, ये आपको याद रखना है। तो ये ग्राफ किसके लिए दिया आपको? ये ग्राफ दिया आपको निक्रोम के लिए। तो निक्रोम इज अ एलॉय ऑफ, यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये आपको याद रखना है, ये बोर्ड में आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। निक्रोम इज अ एलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम। तो इसके लिए अगर आप ग्राफ देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये स्पेशल सिर्फ निक्रोम का है, ऐसे और भी होते हैं एलॉय, मैग्नीन होता है, कांस्टेनन होता है, मैग्नीन और कांस्टेनन भी एलॉय है, लेकिन हमें ग्राफ किसका दिया है? निक्रोम का। निक्रोम का जैसा ग्राफ है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ किसका आएगा? मैग्नीन और कांस्टेनन का आएगा, बस यहाँ पे वैल्यूज में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? और यहाँ पे भी किस में चेंज हो जाएगा? वैल्यूज में। बाकी तो ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, नेचर बदलने वाला, सिर्फ वैल्यूज बदलेगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदलेगी, साथ साथ में टेम्परेचर की वैल्यूज बदलेगी। किसके केस में? मैग्नीन और कांस्टेनन के केस में। निक्रोम के लिए वैल्यूज अलग होगी। निक्रोम का जो रेजिस्टिविटी है, क्या वो मैग्नीन का थोड़ी रहेगा, वो कांस्टेनन का थोड़ी रहेगा। अभी मैं जो नाम ले रहा हूं वो एलॉय है, निक्रोम, मैग्नीन एंड कांस्टेनन। ओके, ग्राफ किसका दिया है? मैग्नीन का, सॉरी, ग्राफ किसका दिया है? निक्रोम का। तो इस ग्राफ में थोड़ा ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन करो। देखो, अगर आप यहां पे देखोगे, जीरो केल्विन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी आपकी क्या है? 1.10, इसके बिलो है। और ये 10 की पावर किस में आ रहा है पता है आपको? -6 ओहम सेंटीमीटर, इस वाली रेंज में है। 0 केल्विन पे इतना रेजिस्टिविटी है। टेम्परेचर बढ़ा दो, आपने अप टू कितना कर दिया? 800 केल्विन तक कर दिया, उससे ज्यादा भी कर दिया, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ इतनी चेंज हुई है। मतलब पहले वैल्यू कितना था? मान के चलो पहले वैल्यू 1.10 था, अब कितना हो गया? 1.20 इंटू 10⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर। कोई ज्यादा चेंज है? कितना चेंज हुआ? 0.10 इंटू 10⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर का चेंज हुआ। इसमें ज्यादा चेंज है? ये नेग्लिजिबल चेंज है, ये चेंज नेग्लिजिबल है, जिसका कोई भी खास रोल नहीं है। लेकिन टेम्परेचर काफी बड़ा है, ध्यान से देखो, 0 केल्विन से 800 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, फिर भी निक्रोम का रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल बदला है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें हम एलॉय की वायर को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हीटिंग नहीं होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो हीटिंग होने वाला है क्या? मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली है क्या? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। जिन मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती, वही मेटल्स या वही एलॉय हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसमें? प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बताता हूँ, ऐसे एलॉय को यूज किया जाता है जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करती। टेम्परेचर काफी चेंज हुआ, क्या रेजिस्टिविटी बदला उतना? इधर तो देखो आप, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टिविटी जंप कर गया। मेटल में ऐसा हुआ, मेटल में रेजिस्टिविटी बदल रहा था, एलॉय में रेजिस्टिविटी बदलता है क्या? बदलता है, बट बहुत नेग्लिजिबल। ओके, तो यही हमें यहाँ पे बताया। देखो, some materials like nichrome exhibit very weak dependence of resistivity the temperature. Manganese and tungsten have the similar properties. These materials are thus widely used in wire bound standard resistors. उन्होंने हमें यही बताया है कि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इनका यूज रेजिस्टर जो होते हैं, जो सर्किट में हम यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। सर्किट में हम कुछ रेजिस्टर का यूज करते हैं, उनका नाम है वायर बाउंड रेजिस्टर। तो हम मैग्नीन और कांस्टेन का यूज कहां पे करते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टर में। ये आपका एमसीक्यू है। आगे अब लास्ट वाला रह गया अपना इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इनमें क्या होता है? देखो, इंसुलेटर, जनरली इंसुलेटर को यहां पे सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ सेमीकंडक्टर को सोचना है। आई बात समझ में? किसको सोचना है आपको? तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है पता है आपको? एन इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे? इधर वैलेंस बैंड होता है, ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। वैलेंस बैंड से कहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में क्या बढ़ रहा है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है किसमें? सेमीकंडक्टर में।
टेम्परेचर अगर आप देते हो, टेम्परेचर के साथ में क्या बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सेमीकंडक्टर में चार्ज क्यों आता है पता है आपको? सेमीकंडक्टर में करंट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इधर होल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठेगा, फिर से वो वहां से निकल जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कहां पे बढ़ रहा है? कंडक्शन बैंड में। कहां पे बढ़ रहा है? n बढ़ रहा है, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। किस में ऐसा हो रहा है? तो n कहां पे बढ़ रहा है पता चल गया आपको? कंडक्शन बैंड में n बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला है, अब सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से फटाफट ऊपर जा रहे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी होगा, तो इसका मतलब वहां पे डिक्रीमेंट भी होगा। किसमें डिक्रीमेंट होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ऊपर जा रहे तो कोलाइड भी तो होंगे ना, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई। अभी एनर्जी किसके कारण आई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के कारण एनर्जी है तो वो क्या करेंगे? टकराव भी करेंगे। तो इसका मतलब n तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ साथ में एक और चीज डिक्रीज हो रही है, टाउ डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा मार्जिनेबल कौन सा है पता है आपको? मतलब इसका सीक्वेंस ज्यादा है इसके सीक्वेंस से, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। बात समझ में? इसको भी आप सीक्वेंस दो, रो इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ। दिख रहा है आपको? तो यहां पे देखो, अगर हम n को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन अगर आप इसको सोचोगे, ये क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये क्या होना चाहिए था? तो मैंने क्या बोला आपको? इन दोनों में सीक्वेंस किसका ज्यादा है? n इंक्रीज होने का, इसलिए इसको प्रेफरेंस देना है, इसको प्रेफरेंस नहीं देना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बोला है n इंक्रीज विद द टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में n इंक्रीज होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। दिस इंक्रीज इज मोर देन कंपेंसेट्स एनी डिक्रीज इन टाउ। लिखा है वहां पे, ये जो इंक्रीज है वो किसके डिक्रीज से ज्यादा होता है? टाउ के डिक्रीज से ज्यादा होता है। इसीलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से देखो, n इंक्रीज होगा, ऐसे टाउ भी डिक्रीज होगा, लेकिन किसका वैल्यू, किसका मार्जिन ज्यादा है? n का मार्जिन ज्यादा है, टाउ का मार्जिन कम है। तो कैलकुलेशन लेते समय हम किसका मार्जिन लेंगे? n का। तो n अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? अगर n इंक्रीज होगा, n इंक्रीज अगर हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यही वाला ग्राफ यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम होते जा रही है। दिख रहा है आपको? रेजिस्टिविटी पहले ज्यादा थी, लोअर टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर पे ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। और ये बोर्ड में एमसीक्यूज में आया हुआ ग्राफ है, नीट में भी आया हुआ है, आप देख लेना घर पे जाके, पेपर्स 24-23 में आया हुआ है। ग्राफ दिया है और आपको पूछा है कि क्या होता है सेमीकंडक्टर में। वो नीचे लाइन मैंने बताया वही होता है। क्या होता है? n इंक्रीज करोगे, n इंक्रीज होता है, टाउ डिक्रीज होता है, लेकिन इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आई बात समझ में? आपको याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? तो इसमें हमने दो सेक्शन देखे। पहले हमने फॉर्मूलाज देखा कैलकुलेशंस के लिए, और फिर हमने क्या देखा? फिर हमने मेटल्स के लिए, एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए क्या देखा? ग्राफ्स देखे। किसके ग्राफ देखे हमने? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है। ओम लॉ जैसा ही, देखो ध्यान से देखो, ओम लॉ में भी ग्राफ थे, इसमें भी ग्राफ है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है कि आपको इसमें आए, थ्योरी में 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो क्या करना है आपको? ध्यान से देखना। मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले मेटल्स के लिए आपको क्या करना है? मेटल्स के लिए ग्राफ बनाना है। फिर मेटल्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। पहले तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लिखना है आपको? मेटल्स का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसे फिर आपको क्या करना है? एलॉय का ग्राफ बनाना है, स्पेशल मेंशन करना है कि निक्रोम का ग्राफ है। फिर आपको यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन दिया है,
एलॉय के केस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, फिर आपको क्या करना है सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर का आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ ही है और इसका इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ है। ओके, तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो अब क्या आप ये घर पे लिख लोगे? लिख लोगे? टिक करवा दो। क्या क्या लिखना है आपको? बस आपको एक फॉर्मूला लिख लो, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। लिखो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा रो क्या है? फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। डेल्टा टी क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है पर केल्विन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? पर केल्विन। इसका डायमेंशंस क्या होता है? इसका डायमेंशंस होता है केल्विन पावर -1। अल्फा मेटल्स के लिए क्या होता है? मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। अब देखो हमारे बुक में ऐसा जिक्र किया है फॉर इंसुलेटर के लिए तो एग्जैक्टली 0 होता है वो, लेकिन हमारे बुक में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक साथ दिया है, तो इसलिए आपको इसको नेगेटिव बोलना है। तो अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसको आप याद रखना, लिख लो इतना हमें न्यूमेरिकल्स के लिए और एमसीक्यूज के काम आएगा। ओके, और एक चीज, अभी हमने जो ग्राफ स्टडी किए हैं वो ग्राफ्स भी आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, इसका ग्राफ कौन सा है? 4 ग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही वाला ग्राफ पूछा जाएगा। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ पता है ना आपको? रेजिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ मेटल के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। आई बात समझ में? एलॉय के केस में भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज नेग्लिजिबली चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। हो गया? अब मैं जो टिक करवा देता हूं वैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना, ड्रॉ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्राफ्स फॉर मेटल एलॉय एंड सेमीकंडक्टर विथ एक्सप्लेनेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन लिख लो, मैं टिक करवा देता हूं, बस वही आपको लिखना है। ड्रॉ रो एंड टी ग्राफ्स फॉर मेटल्स एलॉय एंड सेमीकंडक्टर विथ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन ऐसा लिखना है आपको, लिख लिया? अब इसका आंसर बताता हूं, वो टिक कर लेना आप। हो गया? आंसर टिक कर लो। हो गया आंसर? फर्स्ट पॉइंट, आंसर का फर्स्ट पॉइंट, आंसर का फर्स्ट पॉइंट वहां पे टिक किया है। आप टिक कर लो, बुक में आप टिक कर लो क्या क्या लिखना है आपको। हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप ऐसा नाम देना, मेटल्स, ऐसा नाम देके आपको क्या क्या लिखना है मेटल्स में मैं आपको बताता हूं। मेटल्स के लिए आपको ये यहां तक लिखना है, मेटल्स के लिए आपको वहां तक लिखना है। मेटल्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है। ओके, मेटल्स के लिए फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? सेकेंड पॉइंट टिक कर लो बुक में। फर्स्ट पॉइंट हो गया इन मेटल, यहां से स्टार्ट करके यहां तक इंक्रीज तक। मेटल्स के लिए सेकेंड पॉइंट, हाँ मेटल्स के लिए सेकेंड पॉइंट।
मेटल्स के लिए सेकेंड पॉइंट, मेटल्स में सेकेंड पॉइंट है वो, at temperature much lower than 0 degree Celsius the graph however deviates considerably from a straight lines। हो गया। मेटल्स का अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वैल्यूज नहीं लिखी तो भी चलेगा, बस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर समझ में आया। मेटल्स में कितने पॉइंट करने हैं आपको? 3। हो गया। मेटल्स का हो गया। एलॉय, एलॉय के लिए फर्स्ट पॉइंट ग्राफ, एलॉय के लिए फर्स्ट पॉइंट ग्राफ, कौन सा ग्राफ? निक्रोम वाला ग्राफ, और उसके नीचे यहां तक एलॉय के लिए ये पूरा लिखना है आपको, ग्राफ और ये वाला लिखना है। हो गया। एलॉय के लिए इतना लिखना है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स, किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्राफ। सेमीकंडक्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? और लास्ट में आपको सेमीकंडक्टर में लिखना है। लास्ट में आपको सेमीकंडक्टर में लिखना है। हो गया। तो इतना आपको थ्योरी लिखना है। अब मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कैसे क्या लिखना है, वैसे ही लिखना है, ऊपर नीचे मत करना, जैसे बताया वैसे लिखना है। हो गया। तो इसको घर पे लिख के लाना है, कल मैं चेक करूंगा। मैंने 2 टॉपिक आपको दिए लिखने के लिए, कल मैं सभी का नोटबुक चेक करूंगा। ओके। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला लिख लो। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। पहले क्या था? रेजिस्टिविटी। अब क्या है? इसी का यूज करना है आपको, ऊपर वाले का कहीं पे भी यूज नहीं होगा, इसी का यूज करना है। ओके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते। ध्यान देना भैया, ये वाला फॉर्मूला, इसमें फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान दो, फिर बाद में ये बुक का फॉर्मूला रटते बैठोगे, इसको याद रखो, यही से पूरा काम हो जाएगा। R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी। इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद रखो। इससे हम कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये याद रखना आसान है, ये याद रखना आसान है। आप ध्यान से देखो। आई बात समझ में? अब ध्यान से लिखना। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से लिखना। An electric toaster uses nichrome for its heating element। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें निक्रोम यूज किया जा रहा है। उन्होंने बोला है when negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3। उन्होंने बोला है, आपको दिया है R1, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? तो इस वाले टाइम पे टेम्परेचर क्या था? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में नेग्लिजिबल करंट था, मतलब करंट का वैल्यू ना के बराबर था। तो रेजिस्टेंस कितना था उसका? R1। कौन से टेम्परेचर पे था? 27 पे। ओके। अब when the toaster is connected to 230 वोल्ट, अब हमने टोस्टर को कौन से सप्लाई को? 230 वोल्ट को अटैच किया है। तो उन्होंने बोला है उसमें से करंट जो है वो सेटल हो जाता है। तो करंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2.68 एम्पियर। हो गया।
तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट। अगर ऐसा करंट सेट हो जाएगा तो इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर T2 कितना होगा। उन्होंने हमें और एक चीज दी है, अल्फा इज गिवन। क्या दिया आपको? 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा दिया आपको। अब देखो, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का चेंज निकालना होता है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका? डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। तो ये निकालना चाहिए आपको। ये निकालने के लिए आपके पास दो रेजिस्टेंस उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिया तो आपको एक है। तो जो डेटा दिया है V और I, उससे आप सेकेंड वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम इससे सेकेंड वाला रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय I। तो ये कितना हो जाएगा? 230 डिवाइड में 2.68। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 85.8 ओहम। हो गया। R1 पता है, R1 पे T1 पता है, R2 पता चल गया, लेकिन हमें T2 पता। अब हम T2 को फाइंड कर सकते हैं। इतना फटाफट लिख लो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।